सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चा, ये जो सेंटेंस है ना कि सर आई हैव फेल्ड जेईई, ये तकरीबन 2 हफ्ते 3 हफ्ते से हम सुनते आ रहे हैं और आज कल परसों इतने बच्चों से बातचीत हुई है कि आज लगा कि भाई साहब इस पे एक सेशन होना ही चाहिए। तो ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। अगर आप भी इस कैटेगरी में फॉल करते हैं जो कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव हो रखे हैं, आप अपने आप से भी बातचीत कर रहे हैं तो नेगेटिव टॉक कर रहे हैं, पॉजिटिव टॉक नहीं कर रहे हैं, तो आप इस सेशन को सुनिएगा। और आप क्या सच में चीजों को सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं? जो जो हम यहां पे आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं, आप वो भी नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? आगे बढ़ने से पहले हम लोगों ने आपके साथ है ना कल भी एक वीडियो शेयर किया था अपने चैनल पे, उसका लिंक नीचे है, जहां पे हमने जनवरी अटेम्प्ट का ऑफिशियल पेपर का एनालिसिस और जनवरी अटेम्प्ट की सॉल्विंग हम लोग कब से शुरू करेंगे और आप उसका फायदा कैसे उठा सकते हैं वो हमने उसमें बताया है बच्चा। तो उस सेशन को प्लीज जाके देखना इसके बाद, और जैन अटेम्प्ट की सॉल्विंग को अच्छे तरीके से यहां पे टारगेट लेके कंप्लीट करना, क्योंकि उससे आपका रिवीजन भी होगा, अच्छे तरीके से होगा। नाउ लेट्स कम बैक टू दी पॉइंट, जहां पे अधिकतर बच्चों का हम स्टेटमेंट आते हुए देख रहे हैं, उनके मैसेजेस भी आते हैं। और वो बच्चे ऐसे नहीं कि वो बच्चे आपको पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं। हम हमेशा आपको पहले भी बताया है कि 3 कैटेगरी के बच्चे होते हैं। वो बच्चे जो कि पढ़ते हैं, पढ़ना चाहते हैं, रिजल्ट भी लाते हैं, दे आर वेरी हैप्पी। लेकिन वो बच्चे जो होते हैं ना, जो कि पढ़ना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश उनका रिजल्ट नहीं कन्वर्ट हो पा रहा है, हम उनसे आज बातचीत कर रहे हैं। हम आपसे 1 to 1 यहां पे, आपको ऐसा लगना चाहिए कि हम मोहित सर सीधे आप ही को बात कर रहे हैं। और अगर तुमको मेरी किसी भी यहां पे स्टेटमेंट में थोड़ा सा भी ऐसा लगेगा ना कि सर तो बहुत हार्श हो रहे हैं, तो लगना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना? मीठी बातें या फिर जो आप सुनना चाहते हैं वो हम एग्जैक्टली बोले, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। सबसे पहले तो हम लोग उस पर आ जाते हैं जहां पे आप या फिर जो भी बच्चा अपने किसी भी रिजल्ट का, ये जो होता है ना कि अपना ब्लेम को ट्रांसफर कर देना, प्लीज ऐसा मत करें। क्या तो एनटीए पे ब्लेम ट्रांसफर कर देना या फिर सिचुएशन पे ट्रांसफर कर देना। कुछ बच्चों को हम देखते हैं इवन कि सर हमारे पेरेंट्स भी हमको बहुत प्रेशर क्रिएट करते हैं या फिर थोड़ा सा डांट देते हैं, थोड़ा सा ताना भी शायद मार देते होंगे। हर किसी के माता पिता है ना अलग हो सकते हैं लेकिन गलत नहीं हो सकते हैं। तो उस पे तो हम यहाँ पे चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। उनका अपना एक अप्रोच है, वो आपके साथ शायद हार्श हो सकते हैं लेकिन वो अपने माइंडसेट में गलत नहीं है। उनका बस कहने का या करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। हम लोग भी अपने टाइम पे बहुत फेस किए हैं, हम लोग भी उस चीज से गुजरे हैं, लेकिन हम लोगों को कहीं ना कहीं बैक ऑफ द हेड पता था कि भैया हमारे लॉन्ग रन के भविष्य के लिए अच्छा ही यहाँ पे कुछ ना कुछ बोला जा रहा है। हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जहां पे आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि आपका रिजल्ट कन्वर्ट नहीं हो रहा है। चाहे वो आपका जनवरी अटेम्प्ट हो, जिसके वजह से आपका अप्रैल अटेम्प्ट के लिए वो उत्साह नहीं आ रहा है, वो इंटेंसिटी नहीं है जो जनवरी अटेम्प्ट से शायद पहले आपके पास हुआ करती थी, जहां पे आप 12 घंटे 10 घंटे पढ़ लिया करते थे। कुछ बच्चे हमको ऐसा भी कहते हैं कि सर हम अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन सर हमारे मॉक में नंबर नहीं बनते हैं। सर जैसे ही थोड़ा सा भी हम कोई नया सवाल देख लेते हैं, हमसे वो सवाल है ना सर होता ही नहीं है, मेरा दिमाग सर ब्लैंक आउट हो जाता है। सर अभी भी हमारा बहुत सारा सिलेबस या फिर हमारी बहुत सारी पेंडिंग चीजें रह रही है। सर अप्रैल जैन में नहीं हुआ है तो एडवांस का पढ़ने का मन कर रहा है, लेकिन लग रहा है कि भाई अगर अप्रैल भी खराब कर देंगे तो एडवांस में क्या ही कर लेंगे। सर हमारे पेरेंट्स ने तो हमसे सर उम्मीद ही छोड़ दिया है। वो हमको सर पहले कुछ बोलते तो थे, आजकल तो वो हमको बोलना ही छोड़ दिए हैं। इन सभी कारणों की वजह से कहीं ना कहीं आप अपने आप को इतना डिमोटिवेट कर चुके हैं कि आपके से वो सेंटेंस से वो शब्द निकलते हैं कि सर आई थिंक आई हैव फेल्ड आईआईटी जेईई विदाउट इवन अपियरिंग फॉर द आईआईटी जेईई एग्जाम, जेईई एडवांस एग्जाम या फिर अप्रैल अटेम्प्ट एग्जाम। आपने ये मान लिया है कि सर आई हैव फेल्ड द एग्जामिनेशन। आप मेरे को सही सही बताना, उस लास्ट वीडियो में भी हमने आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाए थे, और मेरी बातों को ना ध्यान से एकदम ब्लैंक स्लेट के साथ सुनना, विदाउट एनी प्री कंसीव नोशन। हमने उसके अंदर भी आपको बहुत सारे बच्चों का स्क्रीनशॉट दिखाया था, और वो स्क्रीनशॉट दिखाने का इंटेंशन ये नहीं था कि देखो वो बच्चे कितना अच्छा मार्क्स ला रहे हैं। उसका इंटेंशन ये था कि भैया वो बच्चे ला रहे हैं, तुम भी कर सकते हो। अगर हम आपको कोई भी यहाँ पे फिजिक्स में अगर कोई काम देते हैं करने के लिए, चैनल के माध्यम से या फिर किसी और बैच के माध्यम से, अगर हम आपको कोई काम देते हैं तो सबको हम वो इक्वल काम दे रहे हैं। कोई बच्चा ला रहा है, नंबर ला रहा है, कोई बच्चा इंप्रूव कर रहा है, कोई बच्चा इंप्रूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब है ना कि एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू द फैक्ट दैट हाउ यू आर एक्चुअली एग्जीक्यूटिंग इट। तो बात आ जाती है सर एग्जीक्यूशन पे।
अब हम आपको यहां पे कुछ कुछ बताने वाले हैं, आप नीचे अपना राय, अपना कमेंट बता सकते हैं कि क्या आप उस तरीके से, क्या आप सही तरीके से चीजों को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक बच्चा ऐसा होता है, सर हम कोई नया सवाल देखते हैं ना तो हमसे सॉल्व नहीं होता है। क्यों नहीं सॉल्व होता है? कभी तुम इसके बारे में सोचा है? हैव यू थॉट अबाउट इट? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तुम सवाल को पढ़ते वक्त उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर रहा है। क्या तुम सवाल को पढ़ने के बाद अगर उसमें डायग्राम का जरूरत है, और ये सब आप बहुत बार सुनते हैं लेकिन इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग जब करो तो सिर्फ उस टास्क को कवर करने के जल्दबाजी में सॉल्व मत करो। भैया 100 से अगर 100 सवाल का टास्क है तो 70 ही करो, लेकिन उस 70 क्वेश्चंस को इज्जत से करो, समझ समझ के करो। क्या जब तुम सवाल को पढ़ते हो तो पढ़ने के बाद तुम्हारे मन में वो एक इमेज, वो डायग्राम बन जाता है तो क्या तुम उसको ड्रॉ करते हो? सवाल में जो सर गिवन चीजें लिखी हुई है, क्या तुम उन गिवन चीजों को हूबहू एज इट इज वहां पे बाजू में लिखते हो? क्योंकि जब तुम एक डायग्राम और गिवन चीजें लिख लेते हो ना, तुम्हारा 50 to 70% वैसे ही रोड मैप उस सवाल का बन जाता है, और फिर तुमको बस ये सोचना है कि हमको यहां पे कौन कौन सा इक्वेशन लगाना है। 25 में से 18 से 20 सवाल आपको इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। हाँ, होते हैं वो गिने चुने 3 सवाल 4 सवाल जो कि थोड़े से टफर कैटेगरी के होते हैं, जहां पे हम ये मान भी सकते हैं कि अमूमन बच्चों का दिमाग वहां पे उतना एफिशिएंटली नहीं चल पा रहा होगा, लेकिन बाकी सवाल तो था ना आपके पास। इसका मतलब है कि आप जो इस समय सवाल को प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी भी आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपकी कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी है। क्या कमी है वो भी सुन लो। पहले तो ये बताना कि क्या तुम लोग अभी भी इफेक्टिवली पढ़ाई कर रहा है? 14 घंटा 16 घंटा छोड़ दो, क्या तुम लोग 10 से 12 घंटा भी डेली बेसिस पे इस समय पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? कितना दिन बचा आपके एग्जामिनेशन में? और वो दिन भी घसकता चला जाएगा, फिर आ जाएगा वापस से 20 डेज टू गो, 10 डेज टू गो। अभी कितना दिन बचा है आपके पास? 33 34 डेज। फरवरी का महीना है भाई साहब, 28 दिन होता है फरवरी में। 33 34 दिन बचा है, 30 दिन पकड़ लो उसको। 30 दिन बाद आपका दोबारा से एक और महायुद्ध शुरू हो जाएगा। तो क्या अभी तुम जो भी प्रैक्टिस करते हो, मान लो तुम फिजिक्स में आज डेली बेसिस पे 50 या 60 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, पहली बात तो मिनिमम 40, मैक्सिमम आप जितना खींच लो, लेकिन जब तुम कोई भी सवाल सॉल्व कर रहे हो, क्या तुम एक सेपरेट नए नोटबुक में चीजों को सॉल्व करते जाते हो कि नहीं जाते हो? क्या तुम मार्जिन बना के या कहीं पे लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो कि भैया ये वाली शीट में, ये वाले टॉप पीवाईक्यूज में, ये वाले आरबीएस में, यहां पे हमको ये क्वेश्चन नंबर अच्छा लगा है, हम इसको रीडू दोबारा से करेंगे? और क्या तुम उसको सच में रीडू कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जरूर से कमेंट करके बताना, झूठ मत लिखना कि सर हम तो कर रहे थे। हम मान ही नहीं सकते हैं कि कोई बच्चा सवाल को प्रैक्टिस करे और उनमें से मार्क्ड क्वेश्चन को दोबारा से 1-2 बार रीडू भी करे और उसके बावजूद उसका बहुत बुरा स्थिति हो कि भैया वो फिजिक्स में 100 में 20 नंबर 30 नंबर लेके आ रहा हो। ऐसा हो ही नहीं सकता है। सो इंस्टेड ऑफ लुकिंग कि भाई मेरा दोस्त क्या कर रहा है ना, सबसे पहले तो बहुत ज्यादा दोस्त यार सामने वाला क्या कर रहा है वो पालने का जरूरत ही नहीं ना। अगर मैं तुमसे किसी हेवी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए बोलूं और तुम अपने हाथ में, तुम अपने कंधे पे, माथे पे बहुत सारा सामान डाले हुए हो, तो कैसे किसी चीज को तुम हिला पाओगे? यू हैव टू लेट गो ऑफ एवरीथिंग, यू हैव टू फ्री योर सेल्फ फ्रॉम द बाउंडेशंस ऑफ एवरीथिंग। इट कैन बी फ्रेंडशिप ऑल्सो, इट कैन बी सम सॉर्ट ऑफ गिल्ट ऑल्सो। जनवरी अटेम्प्ट का गिल्ट भी हो सकता है जो आपको इतना बांधे हुए इस समय कि आप अप्रैल के लिए एफर्ट लगा ही नहीं रहे हैं। और मेरी प्रॉब्लम उसी से है कि जनवरी के बाद गिल्ट हुआ है, अप्रैल के बाद दोबारा से गिल्ट हो सकता है। हम ये मैजिक करने के लिए नहीं बोल रहे कि आपका अगर जनवरी में 70 परसेंटाइल है तो भैया आप 99.9 परसेंटाइल ले आओ अपने अप्रैल में। किसी का आ जाता है, बहुत ही बढ़िया है, दैट वुड बी एन एक्सेप्शनल केस, लेकिन बेयर मिनिमम 97 के ऊपर तो हम लोग इमेजिन कर ही सकते हैं। आप अगर इस साल का भी, जनवरी का भी मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल देखोगे तो भैया 97 प्लस जाने में क्या बुराई है? खासकर वो बच्चे जो बहुत ही लो इस समय सिचुएशन में है। जो बच्चे जनवरी में ही 96 97 पे थे, आप में से अधिकतर लोग क्या तो एडवांस पढ़ रहे होंगे या फिर अप्रैल पढ़ रहे होंगे। अगर आप अप्रैल ओरिएंटेड है तो आपका टारगेट 99.5 के ऊपर ही होना चाहिए कम से कम। एडवांस है तो शांति से आप लिमिटेड क्वेश्चन कीजिए और उसी के हिसाब से पढ़ाई कीजिए। कॉन्सेप्ट को सीखने पे ज्यादा फोकस कीजिए। चाहे तुम अप्रैल के लिए पढ़ाई कर रहे हो, जो भी सवाल सॉल्व करते हो, आप में से कितने सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो ऑलरेडी जो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं? बैच का तो छोड़ दो, जो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, आप में से कितने बच्चे ऑलरेडी ऐसे हैं जिनका हम कमेंट डेली देख रहे हैं?
वो आरबीएस सॉल्व कर रहे हैं, वहां पे भी कमेंट कर रहे हैं, टॉप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उनके कमेंट से समझ में आता है कि भैया वो अपना लग गया है। ऑफ कोर्स एनी बैड रिजल्ट अफेक्ट्स यू, किसी को भी करता है भाई साहब, हमको भी करता है, किसी भी ह्यूमन को करेगा। अगर खराब रिजल्ट किसी को मोमेंटरली अफेक्ट नहीं करे तो वो इंसान ही नहीं है ना, वो तो ह्यूमन बीइंग ही नहीं है, इंसानियत ही नहीं है उसके अंदर, इमोशंस ही नहीं है। इमोशंस है तभी तुमको अफेक्ट हुआ है, लेकिन उस अफेक्ट को 20 दिन तक 15 दिन तक पाले रहना, ये तो समझदारी नहीं है ना। वरना फिर वही होगा अप्रैल में जो जान में हुआ है, फिर वही होगा मई 18 मई को एडवांस में जो आपके साथ जान में हुआ है, जो अप्रैल में भी शायद हो सकता है। तो मेरे आप सभी से विनम्र निवेदन है कि भैया घोड़े को देखा है ना, वो ऐसा यहाँ पे एक नाल लगाता है ताकि उसको सिर्फ सीधा का दिखाई दे, सिर्फ स्ट्रेट, लेफ्ट राइट नहीं। कि वो वाला मेरा दोस्त क्या कर रहा है, फोन करके उससे पूछ लिया कि भाई तूने आज कौन सा टेस्ट दिया, उसके इतने नंबर आ गए, सर मेरे तो इतने नंबर आ रहे हैं। टेस्ट देना नहीं देना भी परसेंट टू परसेंट डिपेंड करता है। भैया एक टॉपर आके बोल देगा कि हम तो हर ऑल्टरनेट डे टेस्ट दिया करते थे, क्यों? क्योंकि उसके जीवन में और कुछ करने के लिए नहीं है। इट इज गुड फॉर हिम, गुड फॉर हर। लेकिन अगर तुम्हारी सिचुएशन ऐसी है कि भाई साहब तुम्हारे 60-70 परसेंटाइल है इस समय और तुम सोच रहे हो कि सर हम हर ऑल्टरनेट डे टेस्ट देंगे और इंप्रूव कर जाएंगे, तो ये तो महाबेवकूफी वाली बात है ना। टेस्ट देने का भी एक सही समय होता है, देना चाहिए टेस्ट, लेकिन उसको इतना भी हाइप मत कर दो कि तुम लोग उसी के एंजाइटी और प्रेशर में दब के रह जाओ। एक बार पूछ लेना, जो बच्चे पहले के टाइम पे एग्जाम करा किया करते थे 2010 में, 9 में, 12 में, 13 में, कोई उस टाइम ऐसा फैशन था ही नहीं टेस्ट सीरीज का, टेस्ट का, कि टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहे हैं। और अगर दे भी रहे हैं तो भाई साहब वो एक लेवल पे पहले से ही पहुंच चुके थे कि उनको अब एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट ही मिलता था। तो पहले तुम्हारा फोकस इस समय होना चाहिए कि भैया मेरे को चैप्टर्स कवर करने हैं, जो चैप्टर जनवरी में स्ट्रांग थे उसके अलावा जो वीक बच रहा है उसको हमको और समेटना है इस समय, ताकि हम अप्रैल में पूरा पूरा हथियार लेके जाए। क्योंकि अगर तुम अपना पूरा हथियार लेके नहीं जा रहे हो तो कोई ना कोई जनाब आपका वो पूरा हथियार लेके जा रहा है, फुल सिलेबस लेके जा रहा है। अप्रैल में ये भी मान के चलना, हम आपको डरा नहीं रहे हैं और ये हम आपको सच बता रहे हैं, जितना अनप्रिडिक्टेबल आपको जनवरी अटेम्प्ट था ना, जो किसी ने नहीं सोचा था, वेटेज वाइज हो सकता है कि उतना ही अनप्रिडिक्टेबल आपको अप्रैल भी रहे। तो किसी भी इस उम्मीद में कि सर क्या पता अप्रैल इजी हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, वैसा नहीं। तुम अपना बेस्ट पढ़ो भाई, तुमको फिजिक्स पढ़ना है, मेंस लेवल क्या होता है, तुम अपना फिजिक्स पढ़ो बैठ के, तुम अपना केमिस्ट्री पढ़ो, तुम अपना मैथमेटिक्स पढ़ो। तुमको पता है भैया केमिस्ट्री में एनसीईआरटी की क्या इज्जत है, उसको करो। तुमको पता है कि भैया तुम्हारा मैथ्स में क्या पोटेंशियल है। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि भैया अगर तुम 2 महीने मैथ्स रगड़ के भी पढ़ लोगे ना, तब भी शायद तुम्हारे 4 से 8 नंबर से ऊपर नहीं बढ़ने वाले। सो आइडेंटिफाई कि भैया आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहां पे है, तब जाके तुम कैपिटलाइज कर पाओगे अपने अप्रैल अटेम्प्ट को। बहुत सारी बातें हैं, ये तो बहुत कम, जितना हमको इस समय याद आ पा रहा है, जितने भी बच्चों से बातचीत हुई है इन हफ्तों में, जितना मेरे को ध्यान में आ पा रहा है, आई एम ट्राइंग टू जस्ट पास इट टू यू गाइज, क्योंकि आप में से बहुत लोग इसी सिचुएशन से गुजर रहे होंगे। और आप प्लीज नीचे भर भर के नीचे कमेंट करना, ताकि हम और कमेंट को पढ़ सके और समझ में आ सके कि आपका रियल डीप रूटेड प्रॉब्लम क्या है। और ये सब कम से कम 3-4 सवाल है ना, किसी से भी पूछना एकदम बंद कर दो। हम बताते सवाल बताते हैं एक एक करके क्या है। जनवरी अटेम्प्ट से पहले हम सुना करते थे, ना हमको बोलो ना किसी और को बोलो, कोई फायदा नहीं है। आप अपनी मदद खुद ही करने वाले हैं, कोई आके आपकी मदद नहीं करने वाला है, कोई दोस्त यार टीचर वीचर कोई आपकी मदद नहीं करेगा। हम लोग सिर्फ आपको बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस एंड मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं। करना आपको खुद ही है और सही तरीके से करना है। सवाल पूछना बंद कर दो लोगों से कि सर पढ़ने का मन है लेकिन सर पढ़ नहीं पा रहे हैं, सर प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, सर इसको कैसे ठीक करें, सर अप्रैल अटेम्प्ट मेरा अच्छा तो जाएगा ना। Don't ask all such questions. Just have a very, very positive mindset. Don't have negative talk with yourself. अपने आप के साथ ही नेगेटिव बातें करना, जितना ये तो एकदम जग जाहिर है,
जितना नेगेटिव बोलोगे उसकी चीज की होने की संभावनाएं फिर और ज्यादा बढ़ जाती है। और हम ये हमेशा से बोलते आ रहे हैं, प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि दिमाग से पहले आपका हाथ चलना चाहिए पेपर पे। आज भी हमको नहीं पता बाकियों का, आज भी हम डेली बेसिस पे 15 से 20 सवाल रोज प्रैक्टिस करते हैं। ऑफ कोर्स हम जो सवाल प्रैक्टिस करते हैं, तुम जो सवाल प्रैक्टिस करते हो उसमें बहुत अंतर हो सकता है। हम फॉरेन ऑथर्स की बुक के सवाल प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर कोई और मटेरियल का, जिससे मेरा ब्रेन का एक्सरसाइज डेली बेसिस पे होता रहे। एक सिंगर को डेली बेसिस पे रियाज करना पड़ता है, वैसे हमें भी डेली ब्रेन एक्सरसाइज के लिए कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स को, चाहे वो 5 सवाल हो 10 सवाल हो, उसको प्रैक्टिस कर लेने से क्या है, ब्रेन एक्सरसाइज होता रहता है। तो बस आप अपना इतना बिजी रहिए ना कि तुमको टेंशन लेने का भी समय नहीं मिलना चाहिए, तुम्हारे अंदर स्ट्रेस आने का भी समय नहीं मिलना चाहिए। सामने वाला तुमको क्या ताना मार रहा है, बी अ वेरी वेरी रिफ्लेक्टिंग मिरर, प्लेन मिरर बन जाओ कि भैया सामने से आया कोई चीज रिफ्लेक्ट होके वापस चला गया। सामने वाला आपका कितना ही खास हो, रिफ्लेक्ट होके वापस चला जाना चाहिए, वो आपको अफेक्ट नहीं करना चाहिए। सामने वाला सही हो सकता है, वो अपनी जगह सही हो भी सकता है, सही होगा भी, लेकिन आपने बस अपने लक्ष्य पे टारगेट करना है। मैंने 2 दिन पहले भी बोला था बेटा, अच्छे जगह जाने का वन ऑफ द बेस्ट फायदा होता है आपका पीयर ग्रुप। क्योंकि जब आप अच्छे जगह पहुंच जाते हो ना कॉलेज में, खराब जगह जाओगे तो ऐसा नहीं कि आप अनसक्सेसफुल रहोगे। अच्छे जगह का मतलब प्लेसमेंट नहीं होता है, पैसा नहीं होता है। अच्छे जगह में आपको एक और फायदा मिलता है, जो सबसे सुप्रीम फायदा होता है, कि भैया आपके चारों ओर लोगों में ना बहुत एक अंदर में फायर होता है कुछ करने का। वो बड़े ही डिसिप्लिन होते हैं, वो बड़े ही मोटिवेटेड होते हैं अपने लाइफ में। उनको देख के तुम्हारे अंदर भी कम से कम एक ड्राइव आ जाता है। अगर ऐसे जगह चले जाओगे जहां पे तुम्हारे चारों ओर सब लोगों को पड़ी नहीं है किसी भी चीज की, ठीक है, दे आर हैप्पी इन देयर लाइफ, लेकिन क्या पता तुमको वो चीज नहीं चाहिए, क्या पता तुमको जीवन में कुछ और करना था, लेकिन तुम्हारे अंदर वो ड्राइव नहीं आ पा रहा है। करो, है ना। आई फेल्ड जेई या फिर आई विल फेल जेई, you never fail any examination, you are only going to learn from every single step, every single process. Take care, wish you all the very best, always with you guys, bye bye.